नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। रायपुर में ट्रंक के अंदर लाश मिलने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। दोनों आरोपियों अंकित उपाध्याय और शिवानी शर्मा को पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया। रायपुर पुलिस के इनपुट पर दिल्ली पुलिस ने यह कार्रवाई की। माना जा रहा है कि वारदात को अंजाम देने के बाद ये बचने के लिए दिल्ली भाग गए। शुरुआती जांच में हत्या के पीछे की वजह मृतक किशोर पैकरा की करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बताई जा रही है। पूरा मामला क्या है, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, इस पर हम चर्चा भी करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। बाजार से ट्रंक खरीदा, वो कैमरे में कैद हो रहा था। ट्रंक में युवक की लाश रखी और ठिकाने लगाने निकल गया, वो कैमरे में कैद हो रहा था। वारदात जघन्य कर रहे थे, लेकिन हरकतें ऐसी थी कि खुद अपने गुनाह का सबूत छोड़ते गए और धरे गए। कुछ घंटे ही लगे, रायपुर के इंद्रप्रस्थ इलाके में लाश को ठिकाने लगाने के गुनहगारों का पता चल गया। पुलिस के मुताबिक ये दोनों हत्यारे अंकित उपाध्याय और शिवानी शर्मा हैं। जिस इंसान की जान ली गई उसका नाम बंजारे था। कहा गया कि पैसे के लेन देन को लेकर दंपति ने उसकी हत्या कर दी। इसके बाद लाश को ऑल्टो कार में डालकर शहर के इंद्रप्रस्थ इलाके में ले गए और वहीं डंप कर दिया। सीसीटीवी में आप देख सकते हैं कैसे खुलेआम कार की खुली डिक्की में ट्रंक को डालकर डेड बॉडी ले जाई गई। सीसीटीवी जो कैमरे में कैद हुई वो तस्वीर है, जिसमें कंटेनर जो है वो एक कार में ले जाते हुए नजर आया। एक जो सीसीटीवी फुटेज जो वायरल हो रहा है उसमें अब हम देख रहे हैं कि ये कार जो है यहीं से गुजरती है और इसके बाद कंटेनर उसमें डिग्गी में डला होता है, डिग्गी खुली रहती है। और इस पूरे मामले की जो पड़ताल की गई तब पता चला कि यहाँ पर कुछ लोग रहने के लिए आए थे कुछ दिन पहले और उनको ही संदिग्ध मानकर चला जा रहा है। जिस ऑल्टो कार का इन लोगों ने इस्तेमाल किया उसमें नंबर प्लेट भी फर्जी लगाई। ये नंबर प्लेट किसी और कार की बताई जा रही है और इसकी भी जांच जारी है। इस प्रकरण में अब तक जो प्राप्त साक्ष्य के आधार पर इसके संदेह के आधार पर प्राइम सस्पेक्ट के रूप में अंकित उपाध्याय और उसकी पत्नी शिवानी शर्मा को सीआईएसएफ और दिल्ली पुलिस की मदद से दिल्ली एयरपोर्ट में डिटेन किया गया है। ये भागने के फिराक में थे और कल शाम को ही यहाँ से फ्लाइट के माध्यम से दिल्ली पहुंच गया थे, इसलिए सीआईएसएफ और दिल्ली पुलिस की मदद से उसको रोकी गई। तो यहाँ से पार्टी हुई है, आने के बाद उसका विस्तृत जांच। इससे पहले हत्यारे ट्रंक खरीदने गोल बाजार गए। वहां दुकान से ट्रंक खरीदकर एक ई रिक्शा पर लोड कराया और निकल पड़े। उनकी ये करतूत भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिससे इनका हत्या की वारदात में शामिल होना और पुख्ता हो गया। के साथ दो और लोग जो थे वो नजर आए थे, हालांकि उनको लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। जो मृतक हैं किशोर पैकरा, उनको लेकर क्या खुलासा होता है, जो जानकारी हमारे पास सोर्सेस आई वो ये आई है कि वो एक रायपुर में ही एक मोमिनपारा जगह है, वहाँ पे एक मकान है जिसमें वो अकेले रहते थे और उनकी देखभाल ये दोनों जो जिनको हिरासत में लिया गया है वो करते थे। अब विवाद किस बात को लेकर हुआ, हत्या को किस लिए अंजाम दिया गया, ये सारी बातें जब पुलिस खुलासा करेगी तभी स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन इस पूरे कॉलोनी में जो इंद्रप्रस्थ इनक्लेव फेज 2 है, वहाँ पर ये चर्चा का विषय बना हुआ और लोगों में एक भय भी है कि इस तरह की घटनाएं जो है आकर यहाँ पर अंजाम दी जा रही है। बॉडी को ट्रंक में भरने से पहले उसे सूटकेस में डाला। सूटकेस को सीमेंट से पूरी तरह से जाम कर दिया। हत्यारों को लगा इससे किसी को कुछ अंदाजा नहीं होगा, लेकिन ये तरकीब उनके काम नहीं आई। स्थानीय लोगों को कुछ अनहोनी का अंदेशा हुआ और फिर सब कुछ सामने आ गया। एनडीटीवी के लिए रायपुर से नीलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट।
रायपुर के इंद्रप्रस्थ से सामने आया ये कांड भी करीब करीब मेरठ की उस घटना जैसा ही है जिसमें पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी थी। लाश के टुकड़े किए, ड्रम में डाला, नीले ड्रम में, और उसके बाद उस पर सीमेंट का घोल डाल दिया और फिर उसको वहां से फेंक दिया गया था। हालांकि दोनों पकड़े गए और इसी तरह से रायपुर में भी इसी तरह का ये मामला सामने आया है। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है जो इस वक्त खड़ा है, और सवाल ये है कि आखिर ये क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है और हम अपने पैनल के पास चलेंगे, हम जानने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है। लेकिन हमारे साथ डॉक्टर ममता शर्मा जी हैं, डॉक्टर मन्नत गांधी जी हैं, हमारे साथ दो और मेहमान, नीलेश भी मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं, और डॉक्टर ईला गुप्ता जी भी हमें इस वक्त ज्वाइन कर रही हैं। मैं सबसे पहले क्राइम साइकोलॉजी एक्सपर्ट डॉक्टर गांधी के पास जा रहा हूं और उनसे पूछना चाहता हूं, मन्नत मैम, मेरठ का कांड हो या फिर अब ये रायपुर का, इंदौर का सोनम कांड थोड़ा सा इससे अलग है, लेकिन मेरठ और इसमें बहुत सारी चीजें समान है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस तरह की बढ़ती हुई घटनाओं की सबसे बड़ी वजह क्या है? सजा में हमारे देश में देरी या बहुत सख्त सजा ना होना, या फिर दोनों? नमस्ते। मैं ये बोलना चाहूंगी कि दोनों ही ऐसे चीजों का रीजन बनते जा रहे हैं, क्योंकि अब ये इतना मीडिया में आ रहा है, लोग भी इसको देख रहे हैं, और इसका बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एक रीजन कि लोगों में अब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है, एंगर है, और हमें बचपन से ना हमारे स्कूल में सिखाया नहीं जाता कि आपको अपना गुस्सा, अगर आप इम्पल्सिव हो, आपको वो सब चीजें कैसे कंट्रोल करनी है, जो आगे जाके बढ़ती जाती है। जब आप एक एडल्टहुड में आ जाते हो, ये चीजें हो सकती हैं। दूसरा एक ये भी रीजन हो सकता है कि अब हमारे सोसाइटी में वॉयलेंस बहुत नॉर्मलाइज हो गया है। हमारी मूवीज में इतना दिखाया जाता है, अगर हम वेब सीरीज देखें, वॉयलेंस, ये सब चीजें इतनी दिखाई जाती है कि लोगों को लगता है कि ये सब चीजें तो नॉर्मल है, ये तो हम कर सकते हैं। साथ साथ पनिशमेंट में हमारे देश में कभी कभी बहुत टाइम लग जाता है किसी को पनिश करने के लिए। इस वजह से लोगों में और हिम्मत आ जाती है कि अगर हम ये करेंगे तो हमको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, या फिर हम निकल जाएंगे। जैसे हम इस केस में भी देख सकते हैं कि उन्होंने उनको जब मारा, उन्होंने उनको सीमेंट उसमें बंद कर दिया, फिर सीमेंट डाल दिया, और फिर वो दिल्ली आने के, उसमें भागने के उसमें थे। तो बहुत लोगों को लगता है कि हम इससे निकल जाएंगे और हमें कुछ भी नहीं होगा। साथ साथ लोगों में अब एम्पैथी नहीं रही है कि हम दूसरों के बारे में सोचे, दूसरों को कैसा लगेगा हम उसके बारे में सोचे, रादर देन अब इतना ज्यादा लोगों के अंदर ग्रीडीनेस जिसको हम कहते हैं वो आ चुकी है। और आज ही मैं कहीं पे सुन रही थी कि हो सकता है थोड़े सालों बाद एम्पैथी म्यूजियम में मिले, कि एम्पैथी भी कभी किसी टाइम में होया करती थी। तो नहीं, बहुत ठीक बात है। कारण मैं हो इस सकते पे हैं, लौटता हूं ये आपके पास। कारण हो मन्नत सकते हैं। मैम, मेरे साथ रविंद्र उपाध्याय सर जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड एएसपी हैं। मैं रविंद्र सर के पास जा रहा हूं। रविंद्र सर, जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर क्राइम रेट कहीं का कम है तो वो आइसलैंड, कतर, जापान, ये वो देश है जहां सबसे क्राइम रेट कम है। हालांकि एक चीज जो वहां से हमारे यहां अलग है वो है हमारी आबादी बहुत बड़ी है। तो क्या आबादी का फर्क पड़ता है, या दरअसल पुलिस अपना काम करती है, कन्विक्शन उतना है नहीं, या क्योंकि पुलिस उतने सबूत जुटा नहीं पाती इसीलिए कन्विक्शन कम है? नहीं, देखिए, तीनों आप जो तीनों बात बोल रहे हैं, तीनों बात अलग अलग है ना। जो जनसंख्या का दबाव है वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन जिस तरह का देश है उसकी विषमताएं क्या है ना, और क्षमताएं क्या है, दोनों बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा जी। एक क्षमताएं होती है, एक विषमताएं होती है। देखिए, पुलिस के 3 काम होते हैं। पहली बात, किसी अपराध को प्रिवेंट करना। प्रिवेंट करने के लिए प्रीवियस क्या प्रयास कर सकती है पुलिस, ठीक है। और यदि प्रिवेंट किसी कारण से नहीं हो पा रहा है, तो यदि कोई क्राइम हो जाता है तो उसको डिटेक्ट करना, प्रिवेंशन फिर डिटेक्शन। और यदि डिटेक्शन हमारा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, तो उसको कन्विक्ट कराना, कन्विक्शन। तो 3 टुकड़े होते हैं, प्रिवेंशन और डिटेक्शन एंड कन्विक्शन। तो प्रिवेंशन जो चीज है, सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है प्रिवेंशन। हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं किसी अपराध के लिए? यहां जो बात आ रही है, जो हत्या वाली बातें चल रही है वर्तमान में, और जो समाज में विषमताएं चल रही हैं। हत्या की ऐसा नहीं कि अभी नहीं होती थी, पहले नहीं होती थी, उसके पहले नहीं होती थी। हत्या के हमें से 3 जो प्रमुख कारण होते हैं। एक कारण होता है जर, एक होता है जोरू, एक होता है जमीन। जर मतलब होती है दुश्मनी, कोई पुरानी दुश्मनी, कोई पुराना बदला है, वो भी कारण होता है ना। और जोरू मतलब प्रेम का, स्त्री से संबंधित जो भी अपराध होता है, जो स्त्री जिसमें बीच में रहती है,
एक वो अपराध होता है, और एक होता है जमीन मतलब संपत्ति, प्रॉपर्टी। तो एक दुश्मनी, एक प्रॉपर्टी और एक स्त्री संबंधी। तो इस एंगल से देख के ही कोई हत्या होती है। एक हत्या जरूर एक होती है जो आकस्मिक होती है, कि कोई तत्कालिक आपको गुस्सा आ गया, नाराजगी आ गई रोड और आपने रेज कोई ऐसी टाइप, घटना हाँ। कर दी कि आपकी इच्छा नहीं थी हत्या करने की, वो तत्कालिक। लेकिन मेन जो 3 कारण होते हैं, जर, जरू, जमीन, इस तीनों पे ही किसी समाज का एक बैलेंस क्रिएट होता है। यदि समाज पढ़ा लिखा है, अच्छा है, उसका व्यवहार अच्छे हैं, उनका शिक्षण अच्छा है, उनकी सोच अच्छी है, स्कूली शिक्षा अच्छी, जैसे ऑस्ट्रिया के बारे में आप देखते हैं कि ऑस्ट्रिया, अभी आपने बोला था कतर और बाकी लोग के बारे में, में जहां तक मैं जानता हूं कि ऑस्ट्रिया एक ऐसी कंट्री है यूरोप में जो क्राइमलेस कंट्री है। लेकिन अभी मुश्किल से 20 या 25 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया में एक व्यक्ति स्कूल में घुस के उसने करीब करीब 20 लोगों को गोली मार दी, खुद भी सुसाइड कर लिया। ऑस्ट्रिया जैसी कंट्री में जहां मतलब क्राइमलेस कंट्री है, वहां ये घटना हो सकती है, तो ये घटना हमारे यहाँ क्यों नहीं सकती? तो ये मुख्य बात जो है, किसी भी अपराध के पीछे हमारी अच्छी सोच, अच्छा शिक्षण, अच्छा संस्कार, और हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारे ठीक। रविंद्र सर, कुछ दिक्कत है, मैं लौटता हूं आपके पास, तब तक वो आपकी जो भी आवाज हमें नहीं आ रही उसको ठीक कराते हैं। डॉक्टर इला गुप्ता जी हैं मेरे साथ, मनोवैज्ञानिक हैं। इला मैम, देखिए, जब मैंने शुरुआत की मन्नत मैम से तो उन्होंने कहा कि ये तो हम कर सकते हैं, ये तो नॉर्मल है अब, तो इसी पर ही डिबेट का नाम भी हमने रखा है कि न्यू नॉर्मल। अब इतने बेरहम क्यों हम? तो ये क्या न्यू नॉर्मल है? क्या हम देखा देखी हम सीख रहे हैं क्या? आपको याद होगा कुछ साल पहले तक लाश दबा के उस पर नमक छिड़कने का ट्रेंड था ताकि लाश जल्दी से जल्दी गल जाए, उसकी दुर्गंध ना आए। फिर उसके बाद एक नया ट्रेंड आया है कि अब सीमेंट से उसे पाट दीजिए। शायद मेरठ से इसकी शुरुआत हुई, पहुंचते पहुंचते वो रायपुर में आ गई। यानी कि एक दूसरे से देखा देखी इस तरह की चीजें और बढ़ रही हैं क्या, जो खबरें पहुंच रही हैं? नमस्कार मेरे दर्शकों को। जी। मैं डॉक्टर गुप्ता, मनोवैज्ञानिक। तो ये सब कारणों में अगर हम मनोवैज्ञानिक रूप से देखते हैं तो ये एक मनोवैज्ञानिक कारण होता है। जैसे कि अगर हम मेडिकली देखते हैं तो ब्रेन में हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो हमारी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। हमारा सोचना, हमारा बोलना, हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं और हम जो सोच के बोल के चीज़ों को कर रहे हैं, उन चीज़ों को बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो ऑर्गन न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं इम्बैलेंस हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, हमें नहीं पता इसका कारण। तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति होता है बहुत हार्मफुल हो जाता है, उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है और वो उस गुस्से में डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्राइम साइकोलॉजी। तो वो क्रिमिनल का रूप धारण कर लेता है। जैसे आपने ये तो एक हिस्सा हुआ दिमाग का। हमारे दिमाग में कहीं कोई ग्लैंड ऐसा भी तो होगा जिसमें ये जानकारी फिट होगी कि अगर मैंने हत्या की मुझे फांसी भी हो सकती है, तब वो ग्लैंड कहां जाता है? वो ग्रंथि काम क्यों नहीं करती? आता उस टाइम। मैं आपको वही बता रही हूँ, वो वर्क नहीं करता, वो हार्मोन उस टाइम वर्क नहीं कर रहा, वो हमारा हैप्पी हार्मोन बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा। उस टाइम हमें हर जगह स्ट्रेस नजर आता है, टेंशन नजर आता है, एंगर नजर आता है, क्राइम स्पेल्स होते हैं, मतलब बैठे बैठे रोना आता है और हमें ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति मेरा दुश्मन है, मैं इसकी हत्या कर दूं या इसको खत्म कर दूं। ब्रेन उस टाइम हमारे को यही संदेश देता है। तो उस टाइम जो व्यक्ति इस तरह का रोल करता है ये बहुत डिस्ट्रक्टिव, जो समाज में ऐसा साधारण व्यक्ति नॉर्मली नहीं सोच पाता। आप सोचिए ये कितना एबनॉर्मल है कि आप लाश के ऊपर नमक छिड़क रहे हैं या उसको सीमेंट के बॉक्स में बंद कर रहे हैं। तो ये हम ये भी सोच सकते हैं ना, उसमें स्मेल आएगी, ये होगा। वो उस टाइम नहीं सोच पा रहा है ये चीजें, उसका ब्रेन वो चीजें नहीं ले पा रहा है। और उस टाइम कोशिश तो पूरी इस केस में की गई। पहले देखिए 3 लेयर में सुरक्षा रखी गई। पहले पॉलिथीन बोरे में उसे पकड़ा गया, फिर उसमें सीमेंट डाला गया, उसे सूटकेस में रखा गया, सूटकेस ट्रंक में रखा गया। मैं लौटता हूं इस पर आपके पास गुप्ता मैम। ममता जी मेरे साथ हैं। ममता जी, आज अगर ये स्थिति है तो आने वाला कल कितना खतरनाक है, तब जबकि गूगल प्ले पर हमारे पास ऐसे कई गेम्स हैं जिसमें शूटिंग के गेम्स हैं, जिसमें बच्चों को हंटिंग के गेम्स मिले हुए हैं। हमारी फिल्म्स ऐसी आ रही हैं जिसमें हीरो एक छुरी लेकर ऐसे लोगों को काटता है जैसे गाजर और मूली काटी जा रही हो, जैसे खीरा काटा जा रहा हो। ये सब हमारे सामने दिखाया जा रहा है, हमारे बच्चे सीख रहे हैं। अगर एग्रेशन का लेवल आज ये है तो आने वाले कल में, आज से 10 साल बाद क्या स्थिति होने वाली है? देखिए, ये मेरे नजरिए से सिर्फ मैं इसे एग्रेशन नहीं मानती हूँ।
आज एक ग्रीड है, एक महत्वाकांक्षा है, एक स्वार्थ, एक लालच, जो चीजें मेरे मन में इतना घर कर गई है कि इसके पीछे मैं सारी सोसाइटी के मापदंड को, सारे वैल्यूज को छोड़ करके मैं सिर्फ अपने फायदे, अपने बेनिफिट, अपने अच्छे के लिए और मुझे क्या चाहिए, सिर्फ इस महत्वाकांक्षा के लिए जी रहा हूं। तो जब मैं इस सोच के साथ जीने लगता हूं, अगर हम इंद्रप्रस्थ की जो हत्या की बात कर रहे हैं, तो इसके पीछे था कि वो एक व्हील चेयर में बैठा हुआ व्यक्ति जो फिजिकल डिसेबल है, दिव्यांग व्यक्ति है, जिसकी केयर टेकिंग में दोनों हस्बैंड वाइफ अपने घर में उनको पनाह दिए हुए थे। तो आज ये बहुत बड़ा एक बोलना चाहिए कि एक चिंता का विषय है कि जो सीनियर सिटीजन है, जो फिजिकल डिसेबल है, जो मेंटल डिसेबल है, अगर इनके पास प्रॉपर्टी है तो इनकी प्रॉपर्टी को लेकर के गाहे बगाहे हमें ये जो है समाचार सुनने को मिलता है कि इनकी हत्या हो गई ड्यू टू उनकी जो प्रॉपर्टी थी। तो ये सारी एक प्री प्लान, इन्होंने एक प्लाट, एक स्क्रिप्ट तैयार किया, स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने एक प्लाट पूरा तैयार किया कि मुझे क्या करना है, इसकी हत्या किस ढंग से करनी है। साजिश के तहत मुझे बड़ा ट्रंक लेना होगा, सूटकेस में डेड बॉडी डालनी होगी, उसको डेड बॉडी में स्मेल जल्दी मत उठे इसलिए उसको सीमेंट के एक घोल से उसको पूरा पैक कर दिया गया। तो ये एक प्लान मर्डर है, ये गुस्से में आवेग में आया हुआ मर्डर नहीं है, क्योंकि 50 लाख की एक प्रॉपर्टी बिकी थी जिसमें सामने वाले को 30 लाख ही दिया गया था। 20 लाख जब और लेने की बात हुई तो उन लोगों ने उसकी मर्डर की प्लान तैयार की और दोनों हस्बैंड वाइफ, एक चूंकि प्रोफेशनल एडवोकेट है, वकील है, तो उसके दिमाग में क्रिमिनल केस और ये सब बहुत सारी चीजें चलती है। तो ये अमूमन अचानक आनन फानन में तैयार हुआ या किसी का मर्डर हो गया ऐसा नहीं है। इसके लिए पूरा एक तैयारी किया गया, लेकिन जो भी थी तैयारी बड़ी वीक थी। और तब जबकि आरोपी पेशे से वकील हो, मैं ममता मैम लौट रहा हूं आपके पास। नीलेश मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो इस खबर को लगातार कवर कर रहे हैं। नीलेश, पेशे से वकील यानी बेरोजगारी नहीं है, अशिक्षा नहीं है। कई बार क्राइम के पीछे ये दो चीजें बहुत बड़ी होती हैं कि बेरोजगारी और अशिक्षा, ये दो चीजें होती हैं। लेकिन पेशे से वकील, एएसआई का बेटा, जो बता हमको जानकारी मिली हम तक, पैसे से भी ठीक ठाक थे, वैसी कोई दिक्कत थी नहीं, बस एक लालच ही कारण समझ में आता है। उसके बावजूद आज की इस दुनिया में जहां सीसीटीवी है, जहां तमाम जगह कवरेज है, वहां पर आप ये हिमाकत करते हैं कि आप एक शख्स को मौत के घाट उतारते हैं। ऑल्टो जैसी छोटी कार में आप इतना बड़ा ट्रंक ले जाते हैं, हर जगह आप क्या दो रहे हैं, ट्रंक खरीदते हुए, ट्रंक ले जाते हुए। उसके बाद आपको लगता है कि आप कानून के हाथ से बच जाएंगे? बिल्कुल, इस पूरे केस में नासिर जो अभी तक समझ आई, जो चीजें आई, हालांकि पुलिस ने आधिकारिक तौर पर अभी इस पूरे मामले का खुलासा नहीं किया। ये पुलिस का जो बयान आया है एसएसपी का, वो इतना ही आया है कि 2 लोगों को दिल्ली से हिरासत में लिया गया, जिसका एक का नाम अंकित उपाध्याय और एक उसकी पत्नी शिवानी शर्मा है। लेकिन जो बिहाफ ऑफ सोर्सेस और पुलिस के ही पुख्ता सोर्सेस जो बता रहे हैं, जिसका ममता जी अभी जिक्र कर रही थी कि एक प्रॉपर्टी जो है, एक गांव इलाका है, वहां पर इनकी प्रॉपर्टी थी जो 50 लाख रुपए में बिकी थी और 30 लाख रुपए बताया गया था किशोर पैकरा को, जो मृतक है, उनको बताया गया था कि 30 लाख में ही बिक रही है। जब किशोर को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने ये डिमांड किया कि ठीक है, आप लोगों की मदद से प्रॉपर्टी बिकी है, लेकिन इतना कमीशन मत रखिए, 10 लाख मुझे वापस दे दीजिए। और 10 लाख रुपए का ही पूरा खेल था, जो कि अभी तक सूचना जितना मिली है, जो लेकिन इसमें जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो बहुत ही बेहद अहम बात है कि एक वकील जो जानकार होता है, कानूनन कई सारे केसेस उन्होंने लड़े होंगे या पढ़े होंगे, तो उसमें इस तरह की चीजें करना, क्योंकि अगर ट्रंक को लेके जा रहे हैं तो किसी बड़ी गाड़ी का उपयोग भी कर सकते थे। ट्रंक को खुला लेके जाना, फिर उसके बाद एक और बड़ी चीज, जो ट्रंक में जो एक नाम लिखा था हब्बू भाई, अगर कोई भी बड़े ही साजिशन उसको करेगा तो कम से कम वो सारी चीजों को मिटाने की कोशिश करेगा कि कहीं से भी वो पहचान ना हो पाए कि ट्रंक लिया कहां से गया, लेकिन उन्होंने उसका भी ख्याल नहीं रखा। हालांकि ये सारी चीजें जो होती है, ये चौंकाने वाली बात है। और जिसका जिक्र नीलेश, एक तो सवाल पूछते हुए और जवाब देते हुए हमें आजकल इस चीज का बड़ा ख्याल रखना पड़ रहा है कि कहीं हमारे मुंह से ऐसा कोई नया आइडिया ना निकल जाए जिससे कहीं कोई और एग्जीक्यूट कर दे। ये बड़ी दिक्कत है। बिल्कुल, देखिए ये सारी चीजें, लेकिन बड़ा छोटे से इतना क्राइम हम कवर कर रहे हैं या चीजें दिखा रहे हैं, तो हम देखते हैं कि क्रिमिनल जो ट्रेंड्स होते हैं, जिसका मैं बात आ रहा था कि ईला गुप्ता मैम जो बात कह रही थी कि जब कभी इस तरह की घटना को जब अंजाम दिया जाता है तो कई बार जो आरोपी होता है, जिसके ऊपर ये आरोप होते हैं, वो सोचने समझने की उसकी ये शक्ति खत्म हो जाती है कि उसका कुछ होगा,
वो ये मान के चलता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है और मुझे पकड़ने वाला कोई नहीं है, और इस तरह की वो चीजें करते जाता है। जैसे कि सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, सबको पता होता है कि आजकल मार्केट एरिया में तो कम से कम सीसीटीवी जगह जगह लगे ही हैं। वो कॉलोनी में भी सीसीटीवी गेट पर ही लगा है, जो एंटर करते ही दिखता भी है, मतलब ऐसा भी नहीं कि कहीं ऐसी जगह लगा है जो छुपी जगह हो। तो ऐसे में उसके बावजूद मतलब वहां पर छोटी सी गाड़ी में डिग्गी में भरकर, जो कि कोई भी किसी के भी नोटिस में आ जाए, ऐसी चीजें करना थोड़ा सा अजीब लग रहा है। हाँ, लेकिन वकील साहब ने जब तक लेकिन पुलिस एक इसमें दिमाग पूरी जरूर तरह लगाया से, था, उन्होंने गाड़ी का खुलासा नंबर ना चेंज कर कर दे, दिया, उसके लिए कोई पुरानी सेंट्रो कार का नंबर अपनी ऑल्टो पर चढ़ा लिया, जो भी उनको लगा था कि शायद इससे पुलिस गुमराह हो जाएगी। लेकिन जब आरटीओ में वो सर्च किया गया होगा तो पता लग गया होगा कि नंबर फर्जी है। मैं रविंद्र सर के पास जा रहा हूँ। रविंद्र सर, एक आंकड़ा आया है मेरे पास। अच्छा, रविंद्र सर अभी हमारे पास नहीं है। मैं जरा अब मैं जा रहा हूं गुप्ता मैम के पास। गुप्ता मैम, मेरे पास एक आंकड़ा आया 2018 में एनसीआरबी के मुताबिक हमारे देश में 50% क्राइम के बाद कन्विक्शन हुआ, सजाएं मिली, और 2019 में यह आंकड़ा जरा सा सुधरा है 50.4%। तो जब आधे अपराधी छूट जाएंगे तो फिर कैसे इन दिमागी जो तौर पर सोच लेते हैं अपराध करने की, उनमें हिम्मत आएगी? कैसे वो उनकी ग्रंथि और ग्लैंड एक्टिवेट होगा कि भाई अगर मैं क्राइम करूंगा तो सजा भी मिलेगी? देखिए, ये बहुत ही डिफिकल्ट है क्योंकि हमारे कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और मेंटल हेल्थ को लेके उतनी अवेयरनेस नहीं है। जैसे मैंने आपको अभी ये जो बात बताई ब्रेन के बारे में, तो इसमें जैसे शर्मा मैम ने कहा या मैम ने कहा कि वो प्लानिंग है, तो आप ये खुद से ही देखिए कि ये प्लानिंग किस प्रकार की है। सारी ओपन प्लानिंग है ना। ये ऑल्टो गाड़ी जो अभी स्क्रीन पे दिख रही है, हम चलता आदमी नोटिस करेगा कि ये डिक्की खोल के जा रही है, तो यहाँ ब्रेन तो एक्टिवेट नहीं हो रहा है। तो ये कोई प्लानिंग नहीं है। वो कितना भी 10 लाख हो चाहे 20 लाख हो, वो ब्रेन बोल रहा है। तो हमें इसमें यही कर सकते हैं हम, जैसे डॉक्टर मन्नत गांधी हैं, जैसे लोग हैं जो क्राइम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं प्रैक्टिस में, तो ये हर जगह शुरू से जैसे ही इनको पकड़ा जाता है, इनको टिपिकली काउंसलिंग देकर और मेडिकेशन देकर, इनको मेडिकेशन की बहुत ज़रूरत होती है, ये देकर हम इनके जो ब्रेन सेल्स में जो भी प्रॉब्लम आई है उनको हम प्रॉपरली ओरिएंटेड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई भी, इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि हम अड़ोस पड़ोस में देखें कि कहीं कोई ऐसा व्यवहार तो नहीं हो रहा है कहीं पे किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो पढ़ा लिखा है चाहे वो नहीं पढ़ा लिखा है, कोई भी इकोनॉमिक स्टेटस का है, ब्रेन सबके पास है, तो वहीं पे हम उसको डायरेक्ट कर सकते हैं किसी भी काउंसलर की या साइकोलॉजिस्ट की या साइकाट्रिस्ट की हेल्प करने के लिए, क्योंकि वो तो छूटेंगे ही छूटेंगे। और स्पेशली जेल के टाइम पे, जैसे अगर जो कैदी हैं उनकी हम लोग प्रॉपर करते हैं, काउंसलिंग होती है, जाते हैं और वो सुधरते हैं, मेडिसिन देके काउंसलिंग देके वो लोग होता है चेंज। बट हम जो स्टार्टिंग होता है उसमें हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, और फिर चीजें वहीं से बिगड़नी शुरू हो जाती हैं। मैं जरा गुप्ता मैम आपके पास आ रहा हूं। हमारे साथ मन्नत मैम है, क्योंकि क्राइम साइकोलॉजी वो हमें बताएंगे जरा साइकी क्या है। मन्नत मैम, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। एक आंकड़ा मैंने डिस्कस किया अभी गुप्ता मैम के साथ, एक आंकड़ा मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। आजादी के बाद से 1947 के बाद से एक रिपोर्ट कहती है कि 60 से लेकर 176 फांसी की सजा हमारे देश में हुई हैं, जो एग्जीक्यूट हुई हैं। ये 176 का जो आंकड़ा है दिल्ली की NLU की तरफ से बताया गया उनकी एक स्टडी में। उसके बाद भी हमारे पास 1400 से ज्यादा ऐसी पिटिशंस हैं जिसमें सजाएं हुई ही नहीं, वो किसी ना किसी लेवल पर अटकी हुई हैं, कहीं राष्ट्रपति के पास, कहीं सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका, बाकी चीजें। आपको लगता है कि ये आंकड़ा अगर आजादी के बाद से 176 से ज्यादा होता और जितने ये क्रिमिनल्स हैं, हार्डकोर क्रिमिनल्स जो हैं, इनको अगर सजाएं मिल जाती तो शायद कुछ क्राइम साइकी बदल सकती थी? जी ज़रूर। अगर हम लोग स्टार्टिंग से ही देखा जाता कि अगर आप कुछ क्राइम कर रहे हो तो आपको इंस्टेंटली उसके बारे में पनिशमेंट मिल रही है, उस चीज़ के बारे में, उस चीज़ के बारे में जो आप डिजर्व करते हो आपको उस अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिल रही है, तो डेफिनेटली हमारे जो क्राइम रेट्स हैं वो डेफिनेटली कम होते। रविंद्र सर, एक दफा मैं अपनी बेडिंग फोल्ड करके कार में ला रहा था, मेरा गद्दा था उसके अंदर, वो थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा था और वो कार पूरी तरह से पैक भी थी, बस ये है कि विंडो से वो दिखाई दे रहा था कि हाँ गद्दा है। मुझे रास्ते में 3 पुलिस वालों ने रोक लिया, उन्होंने ये बोल के भी कि मैं
एंकर हूं, मैं ये हूं, उन्हें नहीं माना क्योंकि मुझे बार बार वो बांधना पड़ रहा था। 3 जगह उन्होंने मुझसे वो गद्दा खुलवा लिया है देखने के लिए कि इसके अंदर है क्या। हर जगह से निर्दोष ही साबित हुआ मैं, लेकिन मैंने उनको कहा कि सर कुछ लिखित में दे दीजिए कि चेकिंग हो चुकी है तो इसको जाने दिया जाए। हर बार मुझे 10 मिनट रुकना पड़ रहा है। अगर पुलिस की संख्या ज्यादा हो जनसंख्या के अनुरूप, तो आपको लगता है चीजें सुधार हो सकती है? क्योंकि हमेशा आप मैन पावर की लैक से ही जूझते रहते हैं सर। देखिए क्या है, हमारे भारतवर्ष में हम लोग जो हमारी पुलिस पैदा हुई उपनिवेशवाद से पैदा हुई। ठीक है, हम लोग उपनिवेश था हमारा अंग्रेजों के साथ। अब अंग्रेज हमारे यहां से चले गए, वो जो विरासत में जो भी चीज छोड़ गए हैं उसमें हमारी पुलिस के अभी भी मन में ये धारणा है कि जब हम कोई क्राइम हो जाएगा तब उसको डिटेक्ट करेंगे और फिर डिटेक्ट करने के बाद उसको कन्विक्शन कराएंगे। हमारे मन में धारणा ही नहीं है कि हम किसी अपराध को करने के पहले रोकें। अपराध को करने के पहले रोकों में क्राइम कम होने का कारण सबसे बड़ा यही होता है कि वो प्रिवेंशन पर ज्यादा ध्यान देते हैं, और हमारे यहाँ जब अपराध हो जाता है उसके बाद हम काम करते हैं। तो ये विचारधारा पुलिस को अपनी कार्यशैली को बदलना पड़ेगा, और उसके लिए पुलिस को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके लिए सफिशिएंट पर्याप्त बल नहीं। प्रिवेंशन करने के लिए बल ज्यादा लगता है, ना कि डिटेक्शन और कन्विक्शन के लिए। तो यानी आपको मैन पावर भी चाहिए, साथ साथ में इक्विपमेंट्स भी चाहिए, स्टेट ऑफ द आर्ट भी चाहिए, चीजें चाहिए, क्योंकि अपराध के जब तरीके बदल रहे हैं तो फिर तकनीक भी उस हिसाब की होनी चाहिए। ममता मैम मेरे साथ हैं। ममता मैम, क्षमा सबसे बड़ी चीज है, माफ कर देना चाहिए, ये सब तो जैसे गुजरी बातें हो गई। जैसा मन्नत मैम कह रही थी ना कि वो एम्पैथी जो है वो म्यूजियम में रख दो उठा के, अब बचा कुछ नहीं है। मतलब आप सोच भी कैसे सकते हैं कि आप किसी व्यक्ति की हत्या कर दें और आप बच भी जाएंगे और उसकी लाश को आप ठिकाने भी लगा देंगे, नमक धनिया मिर्ची लगा के, पता नहीं क्या क्या। देखिए, क्षमा की बात अध्यात्म में समझ में आता है। लोग बोलते हैं कि क्षमा सबसे बड़ा दान है, लेकिन दे आर क्रिमिनल्स। वो क्राइम, देखिए उनका नाम कहीं पर क्रिमिनल लिस्ट में नहीं है, लेकिन उनका जो माइंड है वो हाई क्रिमिनल मेंटलिटी से लैस है। वो कभी भी अपने फायदे के लिए या अपना नुकसान ना हो उसके लिए वो इस हद तक डिसीजन ले सकते हैं कि उसमें वो क्या कर बैठ रहे हैं, वो क्राइम किस लेवल का उनको पनिशमेंट दिलाएगा, इन चीजों से उनका कोई लेना देना नहीं है। उनका जो सोशल वैल्यू, मॉरल वैल्यू, वो कहीं भी आड़े नहीं आता। जब हम बात करते हैं क्षमा कर देने की, तो फिर वो तो सामने वाले का 50 लाख उसका हक था ना, मैंने उसका हक मारा है। तो ऐसे लोगों की मेंटलिटी जो है अध्यात्म में कहीं भी, और सामने वाला तो 10 लाख आपको देने को राजी भी था, आपने तो फिर पूरा ही लेने की कोशिश की, लालच नहीं तो क्या है। बाकी एक बात जो घूम फिर के आती है वो ये कि कहीं ना कहीं कुछ तो सेंसरशिप उस कंटेंट पर भी होनी चाहिए जो हमको, हमारे बच्चों को दिखाई जा रही है। क्योंकि वक्त मेरे पास खत्म हो गया, सारा दिन मैं बात कर सकता हूं आप लोगों से इस पर, क्योंकि ये बहुत गंभीर मसला है, समाज से जुड़ा हुआ। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, उम्मीद करते हैं कि शायद कुछ चीजें बेहतर होंगी, जो स्टेक होल्डर्स हैं वो अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकना होगा। धन्यवाद करता हूं ममता मैम, गुप्ता मैम, मन्नत मैम, रवीन सर और नीलेश, बहुत शुक्रिया आपका। छोटा सा ब्रेक है, बहुत जल्द लौट रहे हैं।